Vigilance Officer of Coal India Limited. Mr. Brajesh Kumar Tripathi is IRSA, has assumed the charge of Chief Vigilance Officer, Coal India Limited, Kolkata in the year 2022. He is a civil engineer from MMREC Allahabad and Masters of Technology from IIT Delhi. Before joining CIL, he served in the administrative post of Additional Divisional Railway Manager. He was instrumental in many vigilance reforms and system improvements. Today he will be speaking to us on the topic Vigilance, our shared responsibility, an area that holds immense relevance for young professionals and future leaders like all of you. Thank you. Sir, please come on the stage. Thank you, Madam Sushmita Ghosh, the program leader and HOD management, for introducing me. मैं पिछले 3 साल में तीसरी बार यहाँ आ रहा हूँ और हर बार हमको एक डिफरेंट IIHM दिखा, अलग तरह का विजन से दिखा और जैसे दुनिया वालों का आशा है इस इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल उस तरह से दिखा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने मैडम को बोला कि अगला जो दिन है, अगला जो ज़माना है, फ्यूचर जो है वो है AI ML का, वो है स्टार्टअप्स का। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि IIHM ऑलरेडी वो सारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है जो फ्यूचर लीडर्स के लिए ज़रूरत है। और मैडम आपका जो ये अचीवमेंट है AI इन हॉस्पिटल एजुकेशन और जो नमस्ते, मतलब नाम जैसा हॉस्पिटलिटी और जिस तरह से इंडियन वर्ड्स को लेकर के आपने जो ChatGPT बनाया, रियली ये दुनिया वालों को बताइए कि योर विजन इज लाइक दिस। आपका ChatGPT का यूज बाकी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले यूज करें, आप उनको भी सहयोग करें, तो मैं आशा करता हूँ। रेस्पेक्टेड मैडम संयुक्ता बोस, डायरेक्टर एंड को अदर गुरुजनों और जो अपना यूनिक अपडेट करते हुए यूनिक विजन के साथ जो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आपका नेम मेंटेन हो रहा है मैडम, आप और आपके साथ पूरा मैनेजमेंट टीम के साथ का हाथ है इसमें। और आई एम फीलिंग प्राउड टू बी विथ यू एट दिस मोमेंट। मेरे फ्यूचर लीडर्स, पूरा हॉल भरा हुआ है और हर एक विश्व का हर एक देश, हर एक आदमी भारत को अलग आशा से, अलग निगाह से देख रहा है कि ये भारत जब विकास करेगा, डेवलप करेगा तो हमको भी कुछ सहयोग करेगा, सहायता करेगा, चाहे जो भी फील्ड में हो। आज के डेट में भारत का देखिएगा, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सामने उछल के आया, वो जो टेरिफ वाला कांड के बाद जिस तरह से भारत का इमेज अलग तरह का उछल के आया, जिस तरह से हम लोग स्वदेशी पे चाहे अपना आत्मसम्मान के लिए काम कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर इंडियंस हैं। 2047 तक जो हम लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, उसके आप लोग कर्णधार हैं। आपका कंट्रीब्यूशन ही रहेगा जिसके चलते हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरे IIHM के ब्राइट होनहार और संजीव कपूर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा फॉलोअर्स में आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, उस आदमी में ऐसा क्या था जो आपके अंदर नहीं है। आप संजीव कपूर क्यों नहीं बन सकते? मैंने कुछ उनके बारे में जाना। एक सीरियल था खाना खजाना, इसका नाम उसमें उनको रखा गया था एज ए मतलब शेफ, इसका नाम रखा गया था पहले श्रीमान बावर्ची। मेरे नाम सुनते ही थोड़ा सा हंसी वाला रहेगा, चाहे लगेगा कि तो इन्फेरिटी है इसे करके,
उस आदमी ने मना कर दिया कि हम नहीं काम करेगा। उसका जो भी डायरेक्टर था उसको नाम देने पर मजबूर होना पड़ा, तब वो खाना खजाना करके किए। और हमारा डिश, हमारा जो इंडियन जो कल्चर है, इंडियन जो हमारी सभ्यता है, हमारे यहाँ का जो खान पान है, उसको हमने पूरे विश्व पर बताया। मैं उससे ये बोल रहा हूँ, से नो व्हेन यू वांट टू से नो। मैंने सीखा संजीव कपूर के इस स्टेटमेंट से सीखा कि जब ये हमको पसंद नहीं है, वो हम लाइक नहीं करता है, तो भले चाहे आप डायरेक्टर है, चाहे जो भी हो, हम मना करेगा तो मना करेगा। मैं इस स्टेटमेंट से मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, माय डियर फ्रेंड, यदि गलत है और आप ना बोलना चाहते हैं तो ना बोलने की आदत लगाइए और ना बोलने का हिम्मत रखिए। ये आपके प्रोफेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। दूसरा, जब मैं किसी हॉस्पिटल क्षेत्र के किसी भी स्टूडेंट का और चाहे किसी भी वहाँ के जो कर्मचारी, अधिकारी है, चाहे जो भी कार्य करता है, उनके जब ड्यूटी की बात करता हूँ तो मुझको लगता है कि सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका मृदुभाषी होना, सॉफ्ट स्पोकन। आप किस तरह से सामने वाला आपका कस्टमर है उससे आप पेश आते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है उसको समझ सके, उसको तुरंत उसका निवारण करें। आपका इम्पोर्टेंस होना चाहिए इथिक्स, उस इंस्टीट्यूशन का या उस हॉस्पिटल का, उस होटल का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इथिक्स है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो आपको रटा होना चाहिए। यदि कोई आदमी आउट ऑफ वे डिमांड कर रहा है तो आप सॉफ्ट वे में या जिस तरह से है, ना कर सकते हैं तो ना कीजिए, हाँ कर सकते हैं तो हाँ कीजिए। कैसे आप प्रेजेंट करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि इथिक्स को आपको फॉलो करना है। एक और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कोल इंडिया में आया। कोल इंडिया मैडम पूरा 50 साल हो गया इस साल, और इतनी बड़ी कंपनी हो गया पिछले 50 साल में कि हम लोग राष्ट्र के निर्माण में जितना कोल का रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। आज के डेट में देखिएगा लाइट कटना बंद हो गया, क्योंकि हम उतना कोयला सप्लाई कर रहे हैं कि हर घर में बिजली पहुंचे। चाहे सीमेंट का रिक्वायरमेंट हो, स्टील का रिक्वायरमेंट हो, ब्रिक का रिक्वायरमेंट हो, कोई भी निर्माण करना है उसके लिए बिना कोयले का पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। बिना कोयले का ना तो कपड़ा पॉसिबल है, ना पावर चलेगा, ना फैन चलेगा, ना लिफ्ट चलेगा, कुछ चलेगा नहीं। हमारा कोयला ही जाता है तो पावर सेक्टर में पावर बनता है और उससे मशीन चलता है और बिजली बनता है। तो कोल इंडिया ये बहुत अच्छा से काम कर रहा है जैसा रिक्वायरमेंट है। और ये भी बता दूं, कोल इंडिया में आईटी का यूज जिस तरह से कर रहे हैं हम लोग, AIML जैसा माइनिंग का रिक्वायरमेंट है वैसा ही हम लोग आईटी का यूज कर रहे हैं। हम लोग CCTV का यूज किए, हर माइन के हर कॉर्नर पर CCTV का हमने यूज किया है। GPS, हर ट्रक में GPS लगा हुआ है। जियो फेंसिंग से हम लोग बैरिकेड कर दिए, यदि कुछ होगा तो अपना आ जाता है इसमें सामने। वे ब्रिज का यूज करते हैं, RFID बम बैरियर लगाए हुए हैं जिसके चलते हम हर एक ट्रक को मॉनिटर करते हैं। और सारा CCTV को इंटीग्रेट करके हम लोग ICCC कमांड सेंटर एक बनाए हैं हर सब्सिडी में। वहाँ से बैठे बैठे लोग देख सकता है कि कहाँ पर माइनिंग ऑपरेशन क्या हो रहा है, चाहे कोल का थेफ्ट का हो, चाहे कुछ अनोमली का हो, चाहे माइनिंग ऑपरेशन का हो, सेफ्टी का हो, किसी भी तरह का हर चीज़ हम लोग बैठे बैठे ऑफिस में, घर बैठे AC के रूम में बैठकर मैडम आपको दिखा सकते हैं कि कौन ट्रक है, कब कहाँ गया था, ये भी सब कुछ आता है। यानी IT का यूज नहीं तो फिर आप विकास नहीं कर सकते हैं। जब ICCC का हम यूज कर रहे हैं, चाहे जो भी हमारा ERP एक है, बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन है, जो हर चीज़ हम लोग उसी डिजिटाइजेशन से कर रहे हैं, E-ऑफिस और बाकी है, उन सब में हम लोग AIML का यूज करना शुरू किया है। यही कारण है कि मैं बता रहा हूँ कि यदि आपका इंस्टीट्यूशन आज का प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को नहीं बता रहा है तो फिर उस इंस्टीट्यूशन का फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। आपका AIML का यूज किया, स्टार्टअप के बारे में बताया जाए, और जो भी आज की डेट में वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहीं पर ट्रेन कर दिया जाए, सिखाया जाए, ताकि आप फ्यूचर इंडिया की बात कर सकें। एक और, जब मैं हॉस्पिटल क्षेत्र की बात करता हूँ, आपका कर्म, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड दिखाएगा कि इमेज ऑफ इंडिया, यदि आप कहीं विदेश में हैं तो चाहे उस कंपनी का, उस होटल का इमेज दिखाएगा किस तरह से पेश आते हैं सामने वाले का। आज मैं जब IHM के इस इंस्टीट्यूशन सेक्शन में पहुंचा तो
तुरंत मुझको पिछले साल वाला सब याद आ गया कि मैं तो ये मानता हूँ कि भारत की सभ्यता है कि अतिथि देवो भव। जिस तरह से मैडम आपने हमारा स्वागत किया, हमारे कोल इंडियंस के हर एक ऑफिसर्स का, हर एक टीम का आपने स्वागत किया, रियली इस तरह से मैं तो ये बोलता हूँ कि अतिथि देवो भव से भी ऊपर कुछ हो सकता है। तो इस तरह से आपने किया, रियली हॉस्पिटलिटी सेक्टर में न केवल आप पढ़ाते हैं बल्कि आप अपने एक्शन से भी दिखाते हैं कि अतिथि देवो भव यदि भारत का कल्चर है, भारत का सभ्यता है कि हमारा देव होना चाहिए। आपका खाने का टेस्ट, सर्विस, आपके लोगों के बात करने का तरीका, यहीं से तो आपके स्टूडेंट भी सीखते हैं। आप यहाँ से ट्रेंड होकर के जाइए और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कीजिए। आपका हर एक एक्शन भारत के इमेज को दिखाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वभाव, जो सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे उनको पता है कि मसूरी का जो ट्रेनिंग सेंटर है LBS लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी का, उसका मोटो है शीलम परम भूषणम। मतलब स्वभाव ही आपका सबसे बड़ा आभूषण है, शीलम परम भूषणम। तो आप अपना स्वभाव को आभूषण बनाइए, आपके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपका थिंकिंग अबाउट व्हाट सामने वाला जो एक्सपेक्ट कर रहा है उससे वही ऊंचा सोचिए, ये आपके प्रोफेशन का रिक्वायरमेंट है। सेक्रेसी, यदि कोई कस्टमर है उसकी क्या बातों को सीक्रेट रखना है, क्या कॉन्फिडेंशियल रखना है, ये आपका बिहेवियर होना चाहिए। कोई कस्टमर है उसका कहाँ क्या है, किस तरह से है, उसके हर बातों को, हर एक्शन को आप कहीं और ना बताएं, ये ऐसा आपके साथ होना चाहिए। किसी का सामान छूट गया, किसी का कुछ हो गया तो उसमें आप हेल्प कीजिए। आपका ये ब्रांडिंग का और आपके चरित्र का ये बहुत बड़ा अंश है कि आपको इंटीग्रिटी होना, मैन ऑफ इंटीग्रिटी बनना पड़ेगा। ऑनेस्टी आपके अंदर कूट कूट के भरा रहना चाहिए। कई बार लोग इंस्टीट्यूशन में टेस्ट भी लेता है, कुछ सामान जानबूझ करके ड्रॉप कर देगा, चाहे छोड़ देगा। इंटीग्रिटी का आप डिफिनेशन पढ़िएगा तो उसमें यही है कि कोई नहीं देख रहा है, सब कुछ है, फिर भी हम कुछ गलत ना करें। तो मेरे प्यारे होटलियर्स, आप हर आदमी को ये डोमेन ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी आपको रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करें। हम किसी भी होटल में जाते हैं, मैडम बता दें कि वहाँ के कौन आदमी कब से काम कर रहा है और कब तक काम करना पड़ेगा उसको नहीं पता है। रात को 2 बजे भी पता वो था, सुबह 4 बजे भी था, दिन को 2 बजे भी था। यानी हर आदमी को तैयार होकर रहना पड़ेगा कि पता नहीं कब कितना घंटा हमको काम करना पड़ेगा। ये अनसर्टेनिटी है। डेली आपके अलग अलग तरह के लोग आएंगे, कुछ सज्जन भी आएंगे, कुछ कम सज्जन आएंगे, कुछ दुर्जन भी आएंगे। हर आदमी को आपको डील करना आना चाहिए, किसको कैसे डील करना है। तरह तरह के लोग हैं। कभी कोई फॉरेनर आएगा तो अलग तरह का एक्सपेक्टेशन रहेगा, इंडियन का कुछ और होना रहेगा तो अलग तरह का होगा। तो आपका ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये आपका सारा गुण आ जाए, किसी भी तरह से हमारे तरफ से हमारे कस्टमर को डिससेटिस्फेक्शन की भावना ना जाए, उसके दिमाग में ही ना जाए। सबसे बड़ा है धैर्य। यदि सामने वाले का पैर आपके ऊपर पड़ जाए तभी आपको ही सॉरी बोलना है, ये सीखना पड़ेगा। मतलब हम ऐसा प्रोफेशन में हैं कि वो भी गलती यदि कर रहा है, मतलब महात्मा गांधी बोलते थे ना कि एक तरफ मारोगे तो फिर दूसरा गाल हम सामने करेंगे। इस तरह का भी आपको दिखाना पड़ेगा। सामने कुछ ऐसे कस्टमर आपके लोग रहेंगे जिनके साथ आपको ऐसा भी ट्रीट करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपका लीडरशिप क्वालिटी, कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैसे कहाँ पर वो लोग डील करें। रात को 2 बजे में बोलता हूँ कि नहीं हमको चावल दाल चाहिए, पता नहीं कहाँ से लोग बनाता है। मतलब और भी देखें, हमने किसी को बोला कि हम अभी होटल खाली कर देंगे, ऑलरेडी मेरा 4 दिन का बुकिंग था, तो मेरा पॉसिबल है कि नहीं, तो कुछ नहीं बोल पा रहे थे लोग। फिर बोला सिर्फ 5 मिनट बाद मैं बताता हूँ। उसको पता था कि कैंसिल आप नहीं कर सकते हैं, सर्टेन पीरियड जो भी उसका एथिक्स था। तो उन्हें बताया कि आप रूल क्या बताइए, बोला नहीं 24 आवर्स पहले आपको कैंसिल करना है। यही बता दीजिए नहीं कर सकते हैं। मतलब इथिक्स आपको फॉलो करना है, सामने वाले को कंफ्यूजन में नहीं रखना है। और मतलब ये मैं होटल ताज की बात बता रहा हूँ, 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ।
क्योंकि वो हमसे बोलने में ना बोलने में संकोच कर रहा था सामने वाला। मेरे पास भी टाइम नहीं था, बोलिएगा तो मैं आज ही फ्लाइट का टिकट लूँगा, बोलिएगा ना तो कल का देखेंगे, सोचेंगे क्या। यानी आपके प्रोफेशन में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कंपनी, अपने होटल के बारे में, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में पॉजिटिव चीज़ें बताएं। इथिक्स जो भी है, रूल्स रेगुलेशन है, उसको कभी तरह से डेविएट ना होने पाए। ये नहीं कि एक के लिए कुछ और रूल बता दिए, दूसरे के लिए कुछ और रूल बताया। इस तरह से आपको जाना पड़ेगा। आपको बताया मैं कि एक्सप्लेनेशन का पावर, मैंने यदि आपको होटलियर बनना है और आप सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। तो ये पीछे तक सुनिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको अर्जुन नहीं बनना है, आपको हनुमान बनना है। मैं बताऊंगा क्यों। अर्जुन का देखिएगा कहीं पूजा नहीं होता है, हनुमान का हर जगह पूजा होता है। कारण क्या है कि अर्जुन हनुमान जी को कोई काम भगवान श्री राम जब बताते थे तो कर के आते थे, चाहे संजीवनी लाना हो, चाहे जहां भी जो भी काम पकड़ाइए, उनको पता वो कर के आता था। फिर बार बार वो राम से पूछने नहीं जाते थे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अर्जुन के साथ था कुछ भी करेंगे तो कृष्ण से पूछते थे ये चाचा है सामने, मारूं कि नहीं मारूं, इनको क्या करना है, क्या करना है। मैं ये बोलना शुरू कर दिया हूं कि अब अर्जुन बनने की जरूरत नहीं है, आपको हनुमान बनना पड़ेगा। मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि आप सब लोग दीपक बनो। दीपक का काम है अंधेरा को भगाना। कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में, चाहे होटल में, कहीं पर कुछ उदासीनता है या कुछ डाउनफॉल हो रहा है, उसको हम उजाला की तरफ लेके जाए। कई जगह दीपक का काम होता है मार्गदर्शन, दर्शन देना। तो आप सब लोग दीपक बनो। और जो कुरीतियां है, यदि कोई भ्रष्टाचार का हो, कोई उदासीनता हो या नॉन वर्किंग का हो, काम करने की एबिलिटी की कमी हो, कोई आपके कलीग के अंदर कुछ है, तो उसको गाइड कीजिए, उसको अंधेरा को उसका दूर खत्म कीजिए। और दीपक बनिए तो जलता हुआ दीपक बनिए, क्योंकि बुझा हुआ दीपक कोई पूजा के थाली पर भी नहीं रखता है, उसको उठा के फेंक देता है। तो दीपक बने और जलता हुआ दीपक बने। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपका बॉस चाहे आपकी मैडम कोई काम आपको यदि पकड़ाई, आप नहीं करिएगा, 2-4 बार बोलेंगी, फिर आपको काम पकड़ाना बंद कर देंगे। आपका बॉस, आपका कंपनी, आपका होटल, आपका इंस्टीट्यूशन, आपका मैडम, चाहे जो भी काम आपको पकड़ाया जा रहा है, जो आपका ड्यूटी है, उसको कैसे काम करें, उसको चिंता करना है, उसके हिसाब से काम करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ हनुमान बनो, दीपक बनो और जलता हुआ दीपक बनो। क्योंकि 2-4 बार मैडम भी बोलने के बाद यदि आप नहीं कीजिएगा तो आपसे काम को पकड़ाना बंद कर देंगे। ये बहुत ही खराब बात माना जाता है कि हमको निकम्मा के श्रेणी में डाल दिया जाए। नहीं, मतलब बहुत ही बुरी बात है कि हमको कोई काम नहीं पकड़ा रहा, सब उसको काम पकड़ा रहा है। आइए मान के चलिए, जो स्ट्रगल करने का, जो संघर्ष करने का क्षमता रखता है, जिसके अंदर बहुत सारा बुद्धि विचार है। अभी हम लोग गए थे कहीं उड़ीसा में, गोपालपुर, वहाँ सडनली पूरा फौज चला गया था। वहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपर्ट होटलियर्स को बुलाया गया, भुवनेश्वर से या इवन पटना से, जो अपने आप में एक्सपर्ट है। मैंने बोला उसको मेरा ड्यूटी, मेरे साथ उसको लगा दिया गया कि आपके साथ मैं फुल टाइम रहूँगा। वो आदमी मेरा तो ड्यूटी कर ही रहा है, मेरे साथ वाला उनका भी कर रहा है, होटल का भी कुछ काम कर रहा है, कुर्सी भी आके दे रहा है। इतना एक्टिव आदमी कैसे है? तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैं यहाँ से नहीं, मैं भुवनेश्वर से आया हूँ। उन्हें उसका जो मालिक है उस पर इतना विश्वास किया था कि जो टॉप 5 बॉसेज है इस कंपनी का, हमारे यहाँ से जो गए थे लोग, उनके साथ ऐसा स्पेशल एक्सपर्ट को लगाया जा रहा है। तो मैंने उसको उसी से मैं सीखा, बोलता हूँ कि आप तो बिल्कुल हनुमान है, उनको बताने की जरूरत नहीं, अपने आप कर रहा है, सारा काम वो कर रहा है। तो आपका भी इस तरह से होना चाहिए कि आप जहाँ भी रहें आपको बुलाया जाए। हम हमेशा कंपेयर करता हूँ, मैं IIT में जब पढ़ रहा था, IIT का ठप्पा लगने का मतलब हो गया किसको जो काम पकड़ा वो कर देगा। UPSC से जो इलेक्शन एग्जाम होता है, चाहे वो DM का हो, SP का हो, चाहे कोई भी क्लास 1 ऑफिसर का है, वहाँ पर इतना स्ट्रगल किया हुआ आदमी, इतना टेस्टेड आदमी होता है और इतना ट्रेंड रहता है, उसको कहीं पर भी कोई काम पकड़ा दीजिए तो कर देता है। उनको ट्रेनिंग उस तरह से दिया जाता है जिस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट है। तो वो टेस्टेड है कि UPSC से क्वालिफाइड है, इसको कोई भी काम पकड़ा दीजिए वो काम कर लेगा। कल तक पता लगा हम रेलवे में थे, आज हमको कोल इंडिया में लगा दिए, परसों हमको किसी और सेक्टर में लगा देंगे। लेकिन है, हम लोग तो सीखे हैं कि कैसे हमको काम करना है, क्या काम करना है, तो हमको ट्रेनिंग मिला है। ठीक उसी तरह से जैसे IIT का ठप्पा, चाहे UPSC का ठप्पा,
तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस तरह से मैडम आपका इंस्टीट्यूशन का नेम एंड फेम हो रहा है, यदि IIHM का ठप्पा लग गया तो हर आदमी को भरोसा रहे कि इस लड़की को पकड़ा दीजिए, कोई भी काम करिए, काम करता जाएगा। मैं ये आशा कर रहा हूँ। यदि IIHM का है, कोई IIHM वाला है क्या, ऐसा कोई पूछे, उसको कराया जाए। अब उसको प्रचार भी कीजिए सामने वाले को कि किसी तरह से हमारा है कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे लोगों को खोजा जाता है। तो वास्तव में हमारे जो जिस तरह से आपका IT का और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, ये तो हमको पता चल गया, हमको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ा। हमने देख रहे हैं, जो बोलने सोचे थे कि ये बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा करने के लिए, ऑलरेडी आप कर रहे हैं। रियली ये बहुत ही ग्रेट है। एक और मान के चलिए, जो काम आप नहीं कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, ऐसा आपको अंदर विश्वास होना चाहिए। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि जिसको ईश्वर पे भरोसा नहीं है उसको नास्तिक बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा चेंज किया, जिसको खुद पर भरोसा नहीं है उसको मैं नास्तिक बोलता हूं। मैडम, आप ऐसा ट्रेंड कीजिए, ऐसे लोगों को एजुकेशन दीजिए, ऐसा शिक्षा दीजिए कि आपका कोई भी स्टूडेंट, कोई भी आपका छात्र के अंदर नास्तिकता न रहे, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी न रहे। ऐसा ट्रेंड आपको करना है, चाहे जिस फील्ड का हो, चाहे वो फाइनेंस उसको देखना हो, मैनेजरियल स्किल देखना हो, कुकिंग का देखना हो, चाहे हॉस्पिटलिटी क्षेत्र का करना। आपका भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, पता लगा एक ही आदमी हर तरह का काम कर रहा है। मैं जिस तरह से हमारे कपूर साहब ने हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में फैलाया, उस तरह से IIHM के हर स्टूडेंट को मैं ऐसा कामना कर रहा हूँ कि न केवल हिंदुस्तान का, न केवल अपने इंस्टीट्यूशन का, बल्कि पूरे विश्व में IIHM का भी नाम आगे बढ़े, आपका नाम आगे बढ़े। मैं जो काम करूँगा उस काम से मैं प्रेम करूँगा। मैं जब इस फील्ड को सिलेक्ट किया कि हमको हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में जाना है, तो उसका हर काम को अच्छा से करेगा, शौक से करेगा, पूरे डिवोशन के साथ करेगा। कोई भी काम ऊपरी मन से दुखी होकर नहीं करना है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर्स को नौकरी नहीं लगती थी। हमारे बहुत सारे जो हमारे कलीग थे, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग छोड़ करके बाकी कंप्यूटर या कुछ अपना साइड लाइन से पढ़ाई शुरू कर दिए थे। लेकिन मैंने सोचा कि हम ऐसा अभी हम यदि नहीं पढ़ते हैं, अपने सब्जेक्ट से नहीं पढ़ते, तब अपने सब्जेक्ट के साथ अन्याय करेंगे। मैंने उसको ऑनेस्टली पढ़ा, खूब पढ़ा और प्रोफेशनल में पढ़ा और UPSC को फिर टारगेट बनाया और वो सारा चीज़ें पढ़ा जो हमारे UPSC में पूछा जाता है। और वन ऑफ द टॉपर में था मैं, और रेलवे में मुझको मिला क्योंकि मैं अपने सिविल इंजीनियरिंग को प्यार किया। उसी तरह से जब एक बार आप डिसाइड कर चुके कि हमको हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में जाना है, तो इसमें हमको टॉप पे जाना है। कोई आदमी आर्मी ज्वाइन कर रहा है तो उसको फील्ड में अपना काम करे, उसमें टॉप में जाए। हमारे NR श्रीवास्तव साहब मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर होकर के कोल इंडिया में ज्वाइन किए। कोल इंडिया में मैकेनिकल का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, माइनिंग का कंपनी है, यहाँ माइनिंग वाले हमेशा उसको डोमिनेट करके रखते हैं। लेकिन कोल इंडिया में आपको देखिएगा एक से एक वर्ल्ड में जो मशीनरीज है वो सारा हम लोग यूज कर रहे हैं। माइनिंग क्षेत्र का वर्ल्ड में कोई भी बड़ा से बड़ा मशीन नहीं है जिसको कोल इंडिया यूज नहीं कर रहा है। उस मशीन को कौन करेगा? साहब एक्सकेवेशन के हेड है, एक्सकेवेशन के एक्सपर्ट है। इन लोगों ने करके अपने बल पे उस मशीनरीज को चलाया, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलाया। हम लोग जब अमेरिका से, चाहे जापान से, चाहे कहीं और फॉरेन से जब मशीन लेकर आते हैं तो उनके खाली एक्सपर्ट को एक दो को बुलाते हैं, बाकी हम लोग खुद एक्सपर्टीज करते हैं। हमारा हर कोल इंडियन का जिस ब्रांच का आदमी है उसमें अपना यूज किया है और तब हम जाकर के इतना आगे बढ़ गए। उसी तरह से आप हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को चुने हैं तो इस तरह से हमको काम करना है, इस तरह से मेहनत करना है, इसकी सारी अच्छाइयों को अपनाते हुए टॉप पे पहुंचना है। एक और ये ध्यान रखिए कि आप वो काम कर रहे हैं जिससे एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। मैं जब भी लोगों को बताता हूँ 15 अगस्त 2047, आज से अभी भी हमारे पास अराउंड 22 ईयर्स है। देखिएगा, विश्वास रखिए अपने अंदर, आपके बदौलत और हिंदुस्तान के लोगों का जिस तरह से अप्रोच है, जिस तरह से मूव कर रहे हैं, हम 2047 के 15 अगस्त को हम लोग 40 ट्रिलियन इकोनॉमी पार कर जाएंगे।
कितना 40 ट्रिलियन। विश्वास नहीं हो रहा है ना? लेकिन आप विश्वास कीजिए, लिख लीजिए। हमको विश्वास नहीं हो रहा था मैडम कि धारा 370 हटेगा, लेकिन हटा। हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि हम 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को धूल चढ़ा देगा, 3 दिन में खत्म। हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि हम अमेरिका को भी आंख से आंख दिखा के बात करेंगे, उसको डोमिनेट करेंगे, उसको मजबूत करेंगे। टेरिफ वाला इशू का देखिए हुआ। हमारा ब्रह्मोस, हमारा आकाश, हमारा टेक्नोलॉजी हमने करके दिखाया दुनिया में, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसी तरह से मेरा ये स्टेटमेंट कि हम 40 ट्रिलियन पहुंचेगा, अब थर्ड रहेगा कि सेकंड रहेगा या फोर्थ रहेगा, ये दैट इज डिफरेंट, लेकिन 40 ट्रिलियन तक हमको पहुंचना है, ये आप विश्वास बनाइए। आपको जरूरत क्या है? आप उसके लायक बनिए, आप उसके काबिल बनिए। आप इतना टैलेंटेड और इतना इंडस्ट्रिस्ट में आपका मेहनत करने की क्षमता और आपके अंदर इस तरह की कैलिबर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी आप जो ज्वाइन करेंगे, जिस इंस्टीट्यूशन को आप ज्वाइन करेंगे, वो अपना काम करा लेगा उसमें लाइक। तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। फ्यूचर में हमारे जॉब की कमी नहीं रहेगी, हमारे पास फंड की कमी नहीं रहेगी। हमारा बस अंतर खाली यही है कि हमारे अंदर अपना एटीट्यूड चेंज करना है। गवर्नमेंट का देखिए किस तरह से अपना पॉलिसी को चेंज कर रहा है, जितना तेजी। अभी साइबर सिक्योरिटी पर आप देखिए, पाकिस्तान जब पूरी तरह से 3 दिन में हार गया, उसके बाद 15 लाख उसने साइबर अटैक्स किए, 15 लाख। मतलब मरता क्या ना करता, वो घर बैठे बैठे अपना साइबर अटैक शुरू कर दिया। लेकिन इस फील्ड में भी हिंदुस्तान इतना एडवांस हो चुका है कि उनका 15 लाख में केवल 150 ही अटैक को सक्सेस हो पाए, वो भी कोई हमारे छोटे मोटे कंपनी पे, चाहे छोटे मोटे इंस्टॉलेशन पे। यानी इतने आप सक्सेसफुल हैं। एक और पोल खोल हो गया कि चाइना माल ज़्यादा दिन नहीं चलता है। वो जो पाकिस्तानी जो यूज किए ड्रोन और ये सब, वो सब तो वही का था ना। और हमारे जो आर्मी के लोग हैं, हमारे नेवी के लोग हैं, हमारे एयरफोर्स के लोग हैं ना, क्या अपना एक्यूरेसी दिखाया। हम इतना एक्यूरेट हो चुके हैं कि 500 किलोमीटर दूर यहाँ से जब हमने मिसाइल दागा, तो ये यदि हॉल है तो 5 मीटर का एक्यूरेसी था, ओनली 5 मीटर, ओनली 0.5 मीटर का एक्यूरेसी के साथ टॉलरेंस कर दिया। यदि हमको इसके बिल्कुल मेरे सर पे गिराना है, तो सर पे यदि नहीं गिरा तो केवल 5 मीटर का ही टॉलरेंस हो उसका। इतना एक्यूरेसी है, इतना हम आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं तो हिंदुस्तानियों के बारे में ये बोलता हूँ, कोई भी हल कर ले मुझको, कोई भी हल कर ले मुझको, इतना भी आसान नहीं है। चंद सिक्कों में बिक जाऊं, बाजारू सामान नहीं हूं। चंद सिक्कों में बिक जाऊं, बाजारू सामान नहीं हूं। और कुछ दिन चल के टूट जाऊंगा, इतना भ्रामक मत समझो। फौलादी हिंदुस्तानी हूं, मिडिल चीन जापान नहीं हूं, मिडिल चीन जापान नहीं हूं। आप हिंदुस्तान वाले हैं, हिंदुस्तानी अभी जहाँ है वहीं पर उसको निकाला था ना, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, और है। हमने कल दुनिया को दिखाया है। एक और मैंने ऑपरेशन सिंदूर से सीखा कि देशभक्ति जताने के लिए आपको बॉर्डर पर जाकर के बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। आपको जो काम पकड़ाया गया है उसी काम को निष्ठा से कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपका हर एक्शन सीधे सीधे राष्ट्र के निर्माण से जुड़ा हुआ है। आप जो काम करते हैं उससे राष्ट्र का निर्माण होता है। और राष्ट्र जब बड़ा होगा, चाहे टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, हॉस्पिटलिटी का फील्ड हो, चाहे आईटी का क्षेत्र हो, तो हम जब बड़े हो जाते हैं ना, फाइनेंशियली हो चाहे पावर के हिसाब से हो, बाकी को आपको बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को आप बड़े हैं तो उससे छोटा हो जाएगा। हम किसी और को, हम 40 ट्रिलियन टारगेट लेके चल रहे हैं, हम बाकी किसी को नहीं सोच रहे हैं कि 30 होगा कि 60 होगा कि 5 होगा कि 7 होगा। तो आपका हर एक काम में निष्ठा से कीजिए, वही आपका देशभक्ति है। अब्दुल कलाम आज़ाद, वो अकेला भारतीय का संतान ऐसा काम करके गया है कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरा विश्व उसका देशभक्ति का गुणगान गा रहा है। ऐसे ही हर आदमी को हमारा अब्दुल कलाम आज़ाद बनना पड़ेगा। जो जिस फील्ड में है, जहां हम रहें, राष्ट्र के निर्माण को, राष्ट्र के गौरव को ऊंचा करें। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स,
मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो इमेज है, आपका ये स्वभाव है, आपका ये जो संस्कार है, वो इमेज ऑफ द कंपनी, इमेज ऑफ द इंडिया, इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन खाता है। तो ये थोड़ा प्रचार किया जाए कि ये IIHM के लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी है, इतना संस्कारवान है, इतना स्वभाव वाले हैं, जो एक सूट करता है कि हमारा होटलियर्स के अंदर होना चाहिए। एक और मैं बोलता हूँ, जमाना थोड़ा बदल रहा है। पहले मैं बोलता था कि राम बनो, आदर्शों को पालन करो। मैं अराउंड 3-4 महीने पहले तक खूब बोलता था कि राम बनना है, राम बनना है, राम की तरह हमको धैर्यवान और संघर्षवान और त्याग करने की क्षमता ऐसे होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से दुनिया बदल रहा है, सिचुएशन जिस तरह चल रहा, लोगों के अंदर जो आपको धोखा देने की क्षमता बढ़ रही है, तो खाली राम बनने से काम नहीं चलेगा, आपको कृष्ण बनना पड़ेगा। कृष्ण बनना पड़ेगा मतलब कि जो जैसी बात समझता है, जिस भाषा में जवाब सुनता समझता है, वैसा हमको जवाब देना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि इथिक्स को फॉलो नहीं करेगा, खाली रूल फॉलो करेगा तो फिर तुम कर्ण को मार नहीं पाएगा। तो बोला था कि निहत्था है तो क्या हुआ, तुम मारो, बाद में ही मर नहीं पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए युधिष्ठिर को बोला कि आपको झूठ बोलना है, क्योंकि वो अदरवाइज उसको मार नहीं सकते हैं और हम सत्य की हार हो जाएगी। उनको बुलाया गया तो उन्होंने अपने जिद पर थे कि हम असत्य नहीं बोलेगा। तो बोले ना कि हमारा असोस्थामा हतो नरो ना कुंजरो। नरो ना कुंजरो के मतलब जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने शंख बजा दिया, तो वो पूरा दुर्योधन द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए और फिर हथियार उन्होंने त्याग दिया। और फिर उसके बाद उनको, क्योंकि उनको वरदान था कि जब तक हाथ में हथियार रहेगा हमको कोई नहीं मार सकता। जैसे उन्होंने हथियार फेंका, उसको क्विक एक्शन में, रिफ्लेक्स एक्शन इसको बोलते हैं, उनको मार दिया दुष्योधन ने। माय डियर फ्रेंड, तो आपको कृष्ण बनना है। कई बार हमारे कस्टमर ऐसे आते हैं, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन सही बात वही है, कोई सी ट्रीट करना पड़ेगा तो मानेंगे नहीं। मैं डिसीजन लेने की बात करता हूँ। मैडम, जब कोई भी डिसीजन हमको लेना होता है, हमको चाहिए क्या? हमारा चाहिए इनपुट, कंप्लीट इनपुट, और ऐसा आधा अधूरा इनपुट नहीं जो द्रोणाचार्य को मिला था। उन्होंने कंप्लीट इनपुट नहीं दिया। आधा अधूरा इनपुट लेकर के कोई डिसीजन लेने जाइएगा तो ऑब्वियस है कोई डिसीजन गलत हो जाएगा। उन्होंने आधा सुना और डिसीजन लिया कि क्या करेंगे और अपने आप को जा करने लगा, वो गलत है। दूसरा होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। पीछे तक सुनिएगा, अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का कंप्लीट नॉलेज नहीं था। पूरे महाभारत में देखिएगा, पढ़िए कि केवल 4 आदमी को चक्रव्यूह तोड़ना आता था। एक द्रोणाचार्य को, एक भीष्म को, एक अर्जुन को, एक कृष्ण को। अभिमन्यु का गुरु थे कृष्ण और उनके पिताजी थे अर्जुन। जिसके पिताजी और जिसके गुरुदेव जो उनके साथ थ्रू आउट द ईयर रहते हैं, उनको पूरा पता था कि हाँ चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है। अपने माँ के गर्भ में रहते हुए अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसना सीख लिया था। तब तक उनकी माँ सो गई थी, तो निकलने वाला कहानी नहीं सुन पाए, तो उसको नहीं पता था कि कैसे निकला जाता है। यानी उनको अधूरा चक्रव्यूह भेदने का अधूरा ज्ञान था। जिस लड़के को, जिस आदमी को, जिस छात्र को अधूरा ज्ञान है, तो वो केवल हारता नहीं है, वो मारा जाता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप नॉलेज एक्वायर कीजिए और कंप्लीट नॉलेज एक्वायर कीजिए, तब जाके डिसाइड कीजिए। मैंने बताया डिसीजन लेने के लिए चाहिए पहला इनपुट, दूसरा नॉलेज, कंप्लीट इनपुट, कंप्लीट नॉलेज, तीसरा ट्रेनिंग। IIHM का यहीं से आपको ट्रेन कर दिया जाता है कि क्या, किसका टेस्ट क्या है, किसका कैसे कुक किया जाता है। आपको ट्रायल और एरर से करके ही आपको एक्सपेरिमेंट करा करके आपको एक्सपीरियंस कर दिया जाता है। तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी काम करने में कोई संकोच ना हो, कोई डर ना हो। यानी करप्शन फ्री माहौल होना चाहिए। ऐसा हमारा हो जहाँ पर फियर कोई चीज न रहे।
रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं ना, वेयर माइंड इज विदाउट फियर्स एंड हेड इज हेल्थ आई ना, आपको फक्र है कि मैं IITM कलकत्ता का स्टूडेंट हूँ, ऐसा आपको होना चाहिए। यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ का संस्था का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, हर टीचर से लेकर के हर स्टूडेंट की लीडरशिप है, इस तरह का हमारा माहौल होना चाहिए, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। और डिसीजन लेने के लिए आपको बुलाया गया है, आपको जो भी सैलरी कोई देगा, कोई रखेगा, तो आपको डिसीजन तो लेना है। हम लोग और कुछ नहीं करते हैं, खाली डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन लेना है, और डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर आपका हम लोग विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। अपना काम करना है, गलत होगा कि सही होगा वो बात में दिखा जाएगा। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो अकर्मा, कि नियतम अपना जो नियमित आपका काम है वो करो, क्योंकि कर्म करना कर्म न करने से जायो मतलब श्रेष्ठ होता है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो अकर्मणा, यानी काम हमको करना है, काम नहीं करेंगे, खाली बैठे रहेंगे तो हम किसी तरह से किसी काम करेंगे। हमको दीपक बनना है और जलता हुआ दीपक बनना है, हमको काम करना है। बाद में देखेंगे गलत हुआ डिसीजन कि सही हुआ, वो तो बात की बात है, उसमें भी आता है कि गलती तो हो जाती है, काम करेंगे तो ऑब्वियसली गलती होगी। अब आता है को मॉडिफाइड इंटेंशन है कि क्या है, तो आपको काम करना है, गलत सही का परवाह नहीं करना है, रूल्स देख करके कीजिएगा, इस तरह से काम कीजिएगा तो ऑब्वियस है कि आपको। एक और आपके जो इंस्टीट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप बोलिए वो करिए। हमको किसी ने बोला कि सर आप आ जाइएगा तो हम आपको नेट फ्री देंगे, वहाँ गए तो नेट उसका है ही नहीं, चाहे आपको दे नहीं रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। जो आपका रूल बोलता है उसके हिसाब से करिए, जो आप बोल रहे हैं उसको करिए। हम सुबह सुबह बोले कि हमको हॉट वाटर चाहिए, 4 बार बोल चुके हैं, ला के दे नहीं पा रहा। बोला कहाँ ला रहे हम लोग बता दो, नहीं कर रहे, नहीं दे सकते। यानी जो हम अपना बोलेंगे वैसा करेंगे, ऐसा होना चाहिए। हम आपको एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देंगे, पता आप होटल के भरोसे हैं, पता आपको कर नहीं रहे। एक आपका ये मान के चलिए कोई आवाज कर रहा लग रहा है, कोई आपका एक निगेटिव काम पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन का, पूरा आपका इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल धरातल लेकर जाएगा। तो कभी भी ऐसी नौबत ना आए कि आपका कोई इस एक एक्शन से आपके होटल का, आपके इंस्टीट्यूशन की इमेज को खराबी हो। क्योंकि जो आदमी एक बार हर्ट होता है ना, जगह जाकर बोलता है, तो हर्ट को नहीं होना चाहिए, आपसे सेटिस्फाई होकर जाना चाहिए। ना भी करने का तरीका होता है, यही तो है वो एक्सप्रेशन पावर। आप कैसे ना करेंगे ये आपको हाथ है ये। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी कूट के भरे होने चाहिए। एक हमारे कोल इंडिया में ऑफिसर थे, सब काम जो काम बोलिए सब करते थे, लेकिन जहां मैं बोलूँगा ये काम करना है तो सर कैसे होगा, अब 10 मिनट करते थे, लेकिन शुरुआत स्टेटमेंट यही था, सर कैसे होगा। अब करता वही था आदमी, 10 मिनट फिर बोलता था कि हाँ सर हो जा रहा पहले बोल देता कि मैं देखता हूँ, चाहे निगेटिव तो कम से कम ना बोलो। कभी भी अपने अंदर निगेटिविटी नहीं आना चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी कूट के भरा होना चाहिए। और एक टैलेंटेड, और दूसरा एक होता है नकली, एक होता है असली। खाली हम बोल दें कि मेरा इंस्टीट्यूशन अच्छा है तो उससे अच्छा नहीं होता है। पीतल भी देखिएगा उतना ही चमकता है जितना सोना चमकता है, लेकिन जब एक्चुअल जाता है ना आग पे, तब पता चलता है कि कौन पीतल है कौन सोना है। कितना भी चमकेगा पीतल, नकली तो नकली रहेगा। कितना भी चमकेगा पीतल, नकली तो नकली रहेगा। तप सके कुंदन सा जो, वही असली सामान होगा। जो तपेगा सूर्य सा, उसका ही जन्म नाम होगा। माय डियर फ्रेंड, आपको यदि नाम, नेम एंड फेम कमाना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको सूरज की तरह तपना पड़ेगा, सूरज की तरह जलना पड़ेगा। आप यदि मेहनती होंगे, मेहनत करके काम करेंगे, ऑनेस्टली काम करेंगे, तभी आपका जय जयकार होगा। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर यहाँ पर भी मैडम बताऊँ मैं कि जो एक वर्ड है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसको मैं थोड़ा चेंज किया हूँ। कोशिश करने वालों की सदा हार होती है।
और करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम ऐसी नौबत रखें ही नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो। हमको करना है। जो कोशिश खाली करेगा ना, उसके अंदर थोड़ी भी निगेटिविटी होगी तो ऑब्वियसली उसका हार होना तय है। हम काम करेगा, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ काम करेगा, पूरा डिवोशन के साथ काम करेगा, कैसे नहीं होगा। कोशिश करने वालों की सदा हार होती है और करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक और, हमको विद्वान नहीं बनना, हमको विद्यावान बनना है। विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? विद्वान मतलब कि हाईली क्वालिफाइड, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैडम आप जो बोल रही थी कि हमारे यहाँ सब कुछ सिखाया जाता है, साथ में ये भी दिखाया जाता है कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज मोरल वैल्यू। जो शिक्षा बिना एथिक्स का हो, बिना मोरल वैल्यूज के साथ हो, उसमें ऑनेस्टी और ये सब न हो, वो बेकार है। तो रावण बहुत विद्वान था, उस विद्वान किस काम का है? और हनुमान जी और राम विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, हनुमान को ही बोलते हैं ना। वो विद्यावान थे, वेल क्वालिफाइड। पीछे तक सुनिएगा, आपको हाईली क्वालिफाइड बनने से आपका गुजारा नहीं चलने वाला है। आपको वेल क्वालिफाइड बनना है। वो सारा शिक्षा ग्रहण करेगा जो हमारे काम के लिए आएगा, हमको आगे विकास करने में आएगा, हमको राष्ट्र निर्माण में काम आएगा। हमको बाकी अननेसेसरी चीज़ें पढ़ें और पता की लिस्ट में, वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ, न जाने क्या पढ़ा लिखा, क्यों रोज रोज स्कूल गए। न जाने क्या पढ़ा लिखा, क्यों रोज रोज स्कूल गया। भौतिकता के आंधी में हम नैतिकता को भूल गए। मतलब जब जमाना इस तरह से आए और हमारे अंदर नैतिकता खो जाए, ऐसा पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है। और इंस्टीट्यूशन मैडम खाली बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो जाने से, चाहे वेल क्वालिफाइड और टीचर्स रख देने से, चाहे लैब बढ़ा लेने से वो इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। जहाँ पर पढ़ाई अच्छी ना हो, अंदर अपने अंदर जगने की एबिलिटी ना हो, उसको फिर इंस्टीट्यूशन नहीं बोलेगा। मतलब देश का किसी ने लिखा था कि देश क्या होता है? ग्राम, नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। संसद, सड़कों, आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान। देश नहीं होता है कोई सीमा और सिखरी मकान। नहीं, ये सब खाली बिल्डिंग, फिजिकल जो चीजें हैं उसके चलते वो देश नहीं होता है। तो देश होता क्या है? जहां प्रेम के दीपक जलते वही हुआ करता है देश। सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश। हर दिल में अरमान मचलते वही हुआ करता है देश। और जहां इरादे नहीं बदलते वही हुआ करता है देश। तो यदि किसी ब्रांडेड कंपनी का, किसी होटल का नाम यदि है कि ये ब्रांडेड है, क्योंकि वहाँ इरादा नहीं बदलता है। आपका इरादा नहीं बदलना चाहिए, वो आपका जमीर, आपका वसूल, वो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। हम ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा हम यहाँ से अपना डेवलप कर रहे हैं सोल्जर, जो जा करके उस इंस्टीट्यूशन को न केवल इंस्टीट्यूशन बनाए बल्कि उसको एक ब्रांडेड करके बनाए। इंग्लिश का 3 वर्ड में सुना। एक होता है ग्रोथ, एक होता है प्रोग्रेस, एक होता है सक्सेस। ये तीनों में देखिएगा बहुत अंतर होता है। ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। ग्रोथ हो गया जो भी फिजिकल चीजें हैं, तो हमारा स्कूल कॉलेज बड़ा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, आईटी का यूज कर रहे हैं, हमारे पास स्टाफ ज़्यादा है, टीचर ज़्यादा है, हमारे पास किताब कॉपी ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। कोई बच्चा का खाली ग्रोथ हो जाता है तो बोलते हैं देखो अच्छा ग्रोथ है, उसका भले मेंटल ग्रोथ हो जाना हो, लेकिन उसका नॉर्मल ग्रोथ है तो बोलते हैं कि ग्रोथ। उस ग्रोथ में यदि हम रूल बनाएं, रूल डाल दें, इथिक्स डाल दें, डिसिप्लिन डाल दें, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। आपका इंस्टीट्यूशन में यदि स्टूडेंट में डिसिप्लिन नहीं है, इथिक्स नहीं है, रूल्स नहीं है, तो वो ग्रोथ किसी काम का नहीं है, तो हो जाता है प्रोग्रेस। और तीसरा सक्सेस। उस प्रोग्रेस में यदि हम ह्यूमैनिटी डाल दें, मानवता और स्पिरिचुअलिटी डाल दें, अध्यात्म जो हम बात करते हैं, उसमें मोरलिटी डाल दें, मोरल वैल्यूज, तो हो जाता है सक्सेसफुल कंपनी। कोल इंडिया हमारा जो कंपनी है, ग्रोथ के मामले में देखिएगा कि प्रोडक्शन में हम लोग 50 साल पहले अराउंड 79 मिलियन मेट्रिक टन से शुरू किए थे
और आज हम लोग 800 मिलियन मेट्रिक टन पार कर रहे हैं, 800 मिलियन मेट्रिक टन पार कर रहे हैं। प्रोडक्शन में भी हम लोग पहले, आज से 5 साल पहले 10,000 करोड़ थे, फिर 17,000 करोड़, फिर 27,000 करोड़। लास्ट ईयर हमारा 37,000 करोड़ का कंपनी था, इस साल 35,000 करोड़ का हम लोग प्रॉफिट किए। टॉप 10 कंपनी में हमारा आ गया। आईटी का यूज, जितना हमारा डिजिटाइजेशन का है, हर तरह के हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे कोल इंडिया में 2.2 लाख एम्प्लॉई है। किसी भी पीएसयू का सबसे ज़्यादा है 2.2 लाख एम्प्लॉइज। मैडम को बता दूं, हमारे लेडीज जो है एम्प्लॉई है, नारी शक्ति, वो अराउंड 20,000 है। बहुत सारे पीएसयू है जिसका 20,000 एम्प्लॉई भी नहीं है, हमारे यहाँ कोई 20,000 लेडीज एम्प्लॉई है। और इतना वर्किंग अपना इन्वायरमेंट में चेंज किया है कि पहले लोग बोलता था माइनिंग मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू, चाहे गंदगी, चाहे डस्ट, चाहे ये सब तरह से होता था। आज की डेट में हम लोगों ने इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, अपना एटीट्यूड चेंज किया है, वर्किंग चेंज किया है कि कोल इंडिया को लास्ट 2 साल से ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिल रहा है। ग्रेट प्लेस टू वर्क, हम जो वहाँ काम कर रहे हैं, हम अपनी ही कंपनी को, जो आदमी वहाँ पर अब लग रहा हो माइन के अंदर घुस करके काम कर रहा है, वहाँ डस्ट है, पॉल्यूशन है, हवा का दिक्कत है, या गंदगी है, या लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, वो आदमी ऐसा नहीं है। सत्य ये है कि अभी कोल इंडिया बदल चुका है। वो आदमी जो काम कर रहा है वो बोलता है दिस इज ग्रेट प्लेस टू वर्क। कोल इंडिया 100% मैकेनाइज्ड हो चुका है। नॉट ए सिंगल पीस ऑफ कोल हम ना तो मैनुअली स्वेट करते हैं, ना ट्रांसपोर्ट करते हैं, ना लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। पूरी तरह से मैकेनाइज हो गया है। यही कारण है कि हर आदमी अपने वर्क से प्रेम कर रहा है और बोल रहा है कि नहीं दिस इज ग्रेट प्लेस टू वर्क। हम अपने लोगों का सैलरी से हो, चाहे उसका जो भी फैसिलिटी का हो, एजुकेशन फैसिलिटी का हो, जो बेस्ट हो सकता है हिंदुस्तान में वो देते हैं। हम आज ये जो मानवता वाली जो बात आती है, हम गरीब लोगों का ट्रीटमेंट का हो, गरीब लोगों का एजुकेशन के लिए हो, चाहे बाकी जो जहाँ माइनिंग इलाका है उसको सबको जल्दी लैंड लेते हैं तो उसको हम लोग उसके सर्विस देते हैं। उस इलाके को कैसे हम लोग स्वर्ग बना के रखें, ऐसा काम कर रहा है। ये पिछले कुछ दिनों में, खास करके लास्ट 10 ईयर्स में हम लोग चेंज किया है। तो जो इमेज था कोल इंडिया का वो ऐसा नहीं है, जो आपको नॉलेज में होगा ऐसा नहीं है, बिल्कुल बदल चुका है। वर्ल्ड की नंबर 1 कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। पूरे विश्व में नंबर 1 कोल प्रोड्यूसिंग यदि है तो हमारा कोल इंडिया है, आपका इंडिया का कोल इंडिया है। तो इसीलिए मैं बताऊं, मैं और हमेशा कंपेयर करता हूं। सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में आज से 10-15 साल पहले देखिएगा, जो निगेटिविटी थी वही बताता था लोग। 2 इंटरनेशनल चैनल था, वही उसी को खाली मतलब था, बोलता था जम्मू कश्मीर हमारे पास नहीं रहेगा, वहाँ के लोग नहीं रहना चाहते, पता नहीं क्या क्या बोलता था। लेकिन जब हम उसमें इंटरफेयर किए, वहाँ गए, जब देखे तो बात सही अलग है बिल्कुल। जो चीज़ें हमारे अंदर बताया जाता था जम्मू कश्मीर के बारे में, लेकिन सिचुएशन उल्टा है, क्योंकि हम वहाँ जा नहीं पाते थे। हमको डराया जाता था नहीं आतंकवादी है, चाहे इस तरह का है, चाहे वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं यहाँ हिंदुस्तान में रहने के लिए। जब हम अपना एटीट्यूड चेंज किए, वहाँ गए, वहाँ देखे और हमने काम किया, देखे कि नहीं बात उल्टा बताया। और आज की डेट में मैं पहले बोलता था कि धरती पे कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है। आज भी धरती पे कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है। जिस तरह से, उसी तरह से मैं कोल इंडिया के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से वर्क हो रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी हो रहा है, जिस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है, जिस तरह से राष्ट्र का निर्माण में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वास्तव में कोल इंडिया एक ब्रांडेड कंपनी की तरफ जा रहा है और फक्र है कि हम कोल इंडिया में हैं। और हमने भरपूर कोशिश किया है कि अपने लोगों के अंदर ये भावना जगाएं कि आप टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं, आप ब्रांडेड कंपनी में काम कर रहे हैं, और उसको लेकर हम लोग आगे कर रहे हैं। यदि कोई सोचता है कि हर घर में हम बिजली पहुंचाएंगे, तो हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है। ठीक उसी तरह से हमारे IHM के बच्चे चाहे हमारे कहीं पर भी जाएंगे, यदि विदेश में जाएंगे तो इन बच्चों को भेजिए तो इंडिया का इमेज लेके जाएगा। हम लोग जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से स्वदेशी अपना रहे हैं, हमारा मैन फोर्स, मैन पावर, आप एक एसेट है, जेम है। जहां आप जाएंगे तो इमेज ऑफ इंडिया दिखाएंगे। IIT वालों को क्यों ले जाता है विदेश में? ले जाते ही क्यों उसको ठप्पा मारता है कि नहीं इसको तो रखना ही रखना है। ठीक उसी तरह से IHM का वियर है कि हम इस तरह से आगे बढ़े। एक और मैडम, हम कुछ दिन पहले ATM से पैसा निकाला तो बोल रहा है कि टेक योर कार्ड एंड कैश
एटीएम से पैसा निकाला तो लिख रहा है कि टेक योर कार्ड एंड कैश, मैंने पैसा नहीं आ रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। एटीएम से पैसा नहीं निकला तो बोला टेक योर कार्ड, तो मैं अपना कार्ड निकाला, कार्ड निकाला फिर कैश आया। और मैं सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों चेंज किया इसने उल्टा। पहले हमको कैश मिल जाता था, फिर कार्ड निकालता फिर चला जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, सिस्टम चेंज हो रहा है कि पहले आप कार्ड निकालिएगा तब पैसा मिलेगा। अब मैंने सोचा मैडम, हमको ये लगा कि दुनिया कितना बदल चुका है। एक बार जब पैसा मिल जाता है ना तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। नहीं, दुनिया है ऐसा। हमको पैसा मिल गया तो हम सब कुछ भूल गए। एटीएम कार्ड ही नहीं, आप देखिएगा तो, और अभी तो आप बच्चे हैं, जब वहाँ फील्ड में जाइएगा वहाँ एक से एक लोग मिलेंगे। जब पैसा मिल जाता है तो अपना जमीन भी भूल जाता है, अपना कर्तव्य भूल जाता है, अपना हिस्ट्री, अपना संस्कार भूल जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, से नो व्हेन यू वांट टू से नो। ये सीखिए, यहाँ से संस्कार लेके सीखेंगे। हम तो जब इंटीग्रिटी के डिक्शनरी में पढ़ रहा था तो मैं मानता हूँ कि मेरा इंटीग्रिटी सबसे बड़ा वो है जो हम अपने मम्मी पापा से सीखे। हमारे जो गुरु ने हमको सिखाया वो हमारा इंटीग्रिटी है। इस तरह से हम आगे जाएं और वो सारा काम करें जो हमारे लिए एथिकल है, नैतिक के साथ है। माय डियर फ्रेंड्स, एक अभी हम लोग इस साल का विजिलेंस अवेयरनेस वीक का थीम था कि सतर्कता और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट का हूँ। कोल इंडिया में टोटल 9 CBOs हैं, मोर देन 150 विजिलेंस ऑफिसर्स हैं। बहुत ही शक्तिशाली विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन है कोल इंडिया का। लेकिन जितना बड़ा है, जितना विशालकाय है, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, और जिस लेवल का हमारी कंपनी है, मैंने कई बार पाया है कि हमारे खाली बहुत मेहनत करने के बाद भी हम उस तरह से ट्रांसपेरेंट वे में काम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं जितना हमको चाहिए, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं सारे अपने कोल इंडियंस को बोलता हूँ कि आप भी विजिलेंस ऑफिसर का काम करो, यानी आपकी भी विजिलेंस शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विजिलेंस आपकी भी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने हिस्सा का आप जिम्मेदारी उठाइए। और इस साल CBC ने इस बात को हर जनता को, हर लोगों को स्ट्रेस दिया कि आप अपने हिस्सा के, खाली वो विजिलेंस वालों की ड्यूटी नहीं बनती है कि सतर्कता करें। हमारे इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन हो, खाली हमारे टीचर्स की, चाहे क्वालिटी मॉनिटर की जिम्मेदारी नहीं बनती है। हर आदमी डिसिप्लिन वे में रहे। मैं ये भी बताने आपका आया हूँ कि हर कार्य में सतर्कता है, और सतर्कता हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबकी हर कार्य में, कोई जरूरी नहीं है कि हम फाइल लेकर के या चाहे किसी को डांट फटकार करके, चाहे चार्जशीट देकर के उसको सतर्क बनाएंगे। वो कुछ नहीं, हम अपना काम ठीक से करें, मेरा पड़ोसी अपने घर का काम ठीक से करे। जब सब लोग अपना काम ठीक से करेगा तो अपने आप ऑब्वियस है कि सतर्कता आ जाएगा। किसी को रोक टोक करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव माहौल रहेगा। हर एक काम में सतर्कता है, और सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है। ये CBC का आह्वान है। मैं तो बोलता हूँ खाली ये नारा नहीं है, एक क्रांति है। जब बच्चों को बीच में पीछे तक जो बैठे हैं, जब इनको ये पता चलेगा कि CBC के इस थीम से हमको एक अथॉरिटी मिला कि सतर्कता हमारी भी जिम्मेदारी है, और जब इस अथॉरिटी का आप यूज करेंगे अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने सोसाइटी में, तो देखिएगा हम लोग वास्तव में करप्शन फ्री भारत का सपना पूरा कर पाएंगे, एक डेवलप भारत का पूरा सपना पूरा कर पाएंगे। एक और मैंने देखा है हमारे गांव में, क्षेत्र में, समाज में, चाहे सोसाइटी में, कोई आदमी जो गलत ढंग से पैसा लेकर आ रहा है उसका लोग रेस्पेक्ट करता है। जो आदमी पैसा बनाया करप्शन करके, चाहे चोरी करके, उसका लोग रेस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। ये हमारे अंदर सोसाइटी में बहुत बड़ी बुराई है। ऑनरेबल PM 2024 के 15 अगस्त को लाल किला से उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आदमी करप्शन के माध्यम से, चोरी करके, गलत मीन्स से कोई ऐसा गिफ्ट लेके चल रहा है, चाहे गाड़ी लेके चल रहा है, चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है, उससे पूछिए, रोक टोक कीजिए कि आप कहाँ से इतना पैसा लाए। कम रिस्पेक्ट उनको कतई करना कीजिए। तो भ्रष्टों का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। ये भी एक हमारा सतर्कता, हमारी साझा जिम्मेदारी का पार्ट है। और लास्ट में तो मैं ये भी बोलूँगा कि हम युवा देश की ताकत है। मैं जो आपको बताया कि हम 40 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं, उसका एक यही कारण है, हमारा एसेट आप है।
हमारे देश के युवा हमारी एसेट है। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे। कर देंगे ऐसा काम जिन्हें सब मिल का पत्थर मानेंगे, सब मिल का पत्थर मानेंगे। थैंक यू।